आइए छात्रों, आप सबों को एवरेस्ट की यात्रा पर ले चलते हैं। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जहां पहुंचना नामुमकिन सा लगता है, परंतु कई लोगों ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। आपकी पाठ्य पुस्तक में एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ है, जिसकी लेखिका हैं बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल ने अपने इस अभियान का और अभियान के दलों के बारे में इस यात्रा वृतांत में वर्णन किया है। तो सबसे पहले आ जाइए उन सदस्यों के नामों के साथ साथ उनके कार्यों के बारे में जान लें जो आपकी परीक्षा के समय पूछे जाते हैं। इस अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर जी थे और उपनेता प्रेमचंद। कर्नल खुल्लर दल के सदस्यों को प्रशिक्षित करते थे और उत्साहवर्धन का कार्य किया करते थे, मोटिवेट करते थे। उपनेता प्रेमचंद का कार्य था कैंप की खोज करना, कैंप तक रास्ता अर्थात मार्ग का निर्माण करना और हिमपात की हानियों से परिचित कराना। तो साथ में डॉक्टर मीनू मेहता जो अभियांत्रिकी कार्यों की जानकारी देती थी, किस तरह से पुल बनाना है, स्ट्रेचर बनाना है और एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से पुल का निर्माण किस प्रकार से करना है, इन सब की जानकारी देते थे। इस दल में कुछ सहायक थे लाहाटू, बिस्सा, अंगदोर जी और लोपसांग, जो समय समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति करना, नायलॉन की रस्सियों को गांठ बांधकर उनका सही इस्तेमाल करना, विपत्ति के समय स्विस छुरी का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इन सब की जानकारी ये दिया करते थे। इस दल में कुछ साथी यात्री भी थे। इनके नाम हैं मीनू, की और जय। तो आइए चलते हैं इस यात्रा पर, जिसका नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। मुश्किलों से भाग जाना आसान है, मुश्किलों से भाग जाना आसान है, जीवन का यही इम्तिहान है। डरने वालों को मिलता नहीं ये जिंदगी, लड़ने वालों के कदम सारा जहान है, सारा जहान है। तो आइए इसी सुविचार के साथ आगे बढ़ते हैं। तो छात्रों, पहले आप ये जान लीजिए कि एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। जब वे लोग बेस कैंप पर पहुंचे तो नमची बाजार, जिसे शेरपा लैंड भी कहते हैं, अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। उसी नमची बाजार से बचेंद्री पाल एवरेस्ट को निहारती हैं, देखती हैं। वहां के नेपाली एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। यह नाम उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जब वो देखती हैं तो एक भारी बर्फ का बड़ा सा फूल जैसा, फ्लावर जैसा, जिसे नेपाली में प्लूम कहते हैं लोग, देखें, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था।
दल के नेताओं ने कहा कि अब हमारी यात्रा प्रारंभ होती है यहाँ से। ठीक 26 मार्च को सभी दल पेरिस पहुंचे। तभी उन्हें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार मिलता है, जिससे दल में भय का वातावरण छा जाता है। परंतु कर्नल खुल्लर कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी घटनाएं होते ही रहती हैं, इससे दिल को कमजोर मत करो और आगे बढ़ते रहो। ये लोग अपने साथ एल्युमिनियम की सीढ़ी लाए हुए थे, जो आप देख रहे हैं वीडियो पर, और उसकी सहायता से वो एक शिखर से दूसरे शिखर तक पहुंचते थे। मार्ग में कई कठिनाइयां, कई बाधाएं, बड़े बड़े मुंह खोलकर इस दल का स्वागत कर रहे थे, परंतु वे लोग विचलित नहीं हुए। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने दल को कहा कि मार्ग बन चुका है और चिन्हित भी कर दिया गया है। रस्सियां बांधकर तथा झाड़ियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। अब हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। तभी अचानक हिमपात नजर आता है। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। छात्रों, ये जान लो कि हिमपात किसे कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाएगा, उस दरमियान आप इसे लिखोगे। ग्लेशियर के बहने के कारण अक्सर बर्फ में हलचल होती हैं, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थीं और उन्हीं कारणों से अचानक वातावरण भयानक बन जाता था। प्रायः ये बहुत खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। तभी एक आवाज आई, अरे सभी इधर आ जाओ भाई, क्या कर रहे हो वहां? दिल दहल जाएगा अगर आप सब वहीं खड़े रहोगे तो। हम सब दौड़ कर गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी यानी टेम्पररी पुलों का निर्माण करना सिखाया। लट्ठों और रस्सियों का उपयोग किस तरह से किया जाता है वो बताया। आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अन्य कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक उन्होंने जानकारी दी। तभी अचानक फिर से हिमस्खलन, और आप देख ही रहे हैं, ये एक तरह का बर्फ की नदी है ये, जो अपने आगोश में सबको समा लेती हैं। अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। क्वेश्चन विल कम, जब क्वेश्चन पूछेंगे कि कैंप 4 कहाँ लगाया गया, तब आप लिखोगे साउथ कोल पे। कब लगाया गया? 29 अप्रैल को। कितने मीटर की ऊंचाई पर? तो 7900 मीटर की ऊंचाई पर। ये सब चल ही रहा था और हम आगे बढ़ ही रहे थे। अचानक ही दल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कारण था कि हमारे दल के साथ भेंट करने के लिए तेनजिंग आए हुए थे। तेनजिंग नाम आपने सुना ही होगा। तेनजिंग पहले वो व्यक्ति थे जो एवरेस्ट की ऊंचाई पर सर्वप्रथम पहुंचे थे। वो अपने छोटी बेटी डेकी के साथ पहुंचे थे। हम सबको बधाई दे रहे थे, शुभकामना दे रहे थे, और बचेंद्री पाल को देखकर कहते हैं, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। और उनकी इन बातों को स्मरण करते हुए आगे हम सब बढ़े। रास्ते पर बहुत कठिनाइयां आए। हमारा
स्वागत करने के लिए अपनी बाहें फैलाकर बैठे हुए थे, परंतु हम विचलित नहीं हुए, आगे बढ़ते गए। अचानक एक दिन रात के समय मेरे सिर के सामने अचानक धड़ाम से एक आवाज होती है। सभी डर कर उठ जाते हैं। पता चलता है बर्फ की एक सिल्ली गिरी है, जिस पर मैं थोड़ी डरी हुई सी थी और डरी एक छोटी बच्ची की तरह चिल्ला रही थी, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया। मेरे सहायक आए, मुझे उस बर्फ के नीचे से निकाले किसी तरह। अगर ये बर्फ मेरे सिर पर गिरता तो मैं वहीं दफन हो जाती, ऐसा बचेंद्री पाल कहती हैं। तत्पश्चात तेज हवा चल रही थी, बर्फबारी भी हो रही थी, कड़ाके की ठंड, और ठंड भी क्यों नहीं, चारों तरफ जहां देखो बर्फ ही बर्फ। मैंने सोचा कि सबके लिए जूस और चाय पहुंचा दी जाए, क्योंकि सारा सामान तो मेरे कैंप पर ही था। ऐसा बचेंद्री पाल सोच रही थी, और फिर उन्होंने इसी तूफानी हवा में, ठंडी हवा में वो नीचे तक जाती हैं, अपने साथियों को चाय और गर्म पानी, जूस देती हैं, जिससे उनके साथी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कितनी साहसी लड़की हैं। और वो भी समय नज़दीक आ गया। 23 मई 1984 23 मई 1984 के दिन 1984 दोपहर के 1:07 पर बचेंद्री पाल अपने साथियों के साथ एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच जाती हैं, और जब वो ऊपर जाती हैं तो एवरेस्ट शंकु के आकार का नजर आता है, जहां सिर्फ एक ही लोग ठहर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। बचेंद्री ने फावड़े से बर्फ की खुदाई की और खुद को सुरक्षित कर वहां से नजारा देखती हैं। बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। और फिर घुटनों के बल वो बैठकर कुछ पूजा अर्चना करती हैं। अपने थैली से दुर्गा माता का चित्र और हनुमान चालीसा निकालती हैं और छोटा सा पूजा अर्चना करती हैं। तत्पश्चात उसे एक लाल कपड़े में बांधकर वहीं बर्फ में दबा देती हैं। पता है, कर्नल खुल्लर ने इस सफलता पर बचेंद्री पाल से कहते हैं, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है, और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। आज बचेंद्री पाल टाटा स्टील के क्रीड़ा विभाग में कार्यरत है, और इस प्रकार से उन्होंने अपनी इस शिखर यात्रा को पूर्ण की। धन्यवाद। हर कार्य को करे आसान, वो कर दिखलाए 9th सी के महान। एक साथ बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।